बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो मैम, क्या अभी सिर्फ नेचर ऑफ क्राइम के अलावा क्या हम साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, बच्चों की साइकोलॉजी भी हम कंसिडर कर रहे हैं? आज हम इक्वलिटी के बारे में इतना बात करते हैं, क्या आपको लगता है ये न्यू लॉ महिला की तरफ थोड़े झुके हुए हैं? ठीक है, इक्वालिटी की बात। मेरा एक सवाल है कि जैसे इंस्पेक्टर राज हुआ करता था और आज भी बहुत सारे दुरुपयोग उसके होते हैं और हम देखते हैं बहुत सारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग होता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। सर, कानून बनाने का एक मकसद होता है कि क्रिमिनल्स के अंदर भय भय क्रिएट करना, लेकिन अभी सेक्शन 106 क्लाउज 2 जो कहता है कि काउज डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसको लागू नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं सर ये है कि कुछ लोग अपना उससे स्कैप करना चाहते हैं, अपने क्रिमिनल एक्टिविटी से बचना चाहते हैं। इसके बारे में सर क्यों लागू नहीं किया गया इस? ठीक है, कुछ और सवाल। 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि जो वर्ड विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंसेस में, उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, तो उन रिकमेंडेशंस को कहाँ तक इसमें शामिल किया गया है? सर, आपने जैसा बताया था सेक्शन 4F में कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। तो सर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से मतलब इफेक्टिव वे में किया जा सकता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 1 जुलाई से देश में नए कानूनों की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अभी तक हिंदुस्तान में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पूरी व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक नए प्रकार की पूरी कानूनी व्यवस्था को लागू किया, जिसके तहत अब 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो जाएगी। सरकार की मंशा थी नए कानून को बनाने के पीछे, एक तो हमारे खुद के भारतीय कानून हो, क्योंकि इसमें से अगर आईपीसी की बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें इसमें अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी। दूसरी मंशा थी कि कानूनों की जो लंबी फहरिस्त है उसको छोटा किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पुराने कानून है उसमें दंड पे फोकस था, यहाँ पर न्याय पे फोकस किया गया है, जस्टिस पे फोकस किया गया है। इसके साथ साथ सरकार की ये भी कोशिश थी कि कैसे संवेदनशील कानून बनाए जाएं, समय सीमा के तहत कानून की पूरी प्रक्रिया पूरी हो सके, लोगों को समय से न्याय मिल सके। नए प्रकार के जो नए अपराध हो रहे हैं उसको भी शामिल किया जाए, जिसमें साइबर क्राइम जैसी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जो आपराधिक षड्यंत्र होता है, संगठित अपराध होते हैं, जो आतंकवाद की परिभाषा है, इन सबको एक तरीके से समाहित किया गया। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों के लिए संवेदनशीलता और उनके खिलाफ होने वाले अपराध पे सख्त कानून बनाए गए। तो ये कानून जो बने हैं, जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, इनके मायने क्या हैं, कैसे ये आम लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे, इस विषय पे हम बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय भी कराते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के मिरांडा हाउस में, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं सुचि शर्मा जी, कानून शिक्षाविद हैं, एपीएस जुडिशियल एकेडमी से। सुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में आशीष कुमार पांडे जी हैं, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कानून के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलन राव साहब हैं, पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। एक कानून के जानकार होने के साथ साथ आप पुलिस अधिकारी के तरीके से भी समझते हैं कि इन बदलते हुए कानूनों में किस प्रकार की परिभाषाओं को शामिल करके क्या बदलेगा। सर, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा चौथी खास मेहमान हमारे साथ शीला आसवानी जी हैं, अधिवक्ता हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप तमाम ऑडियंस एक बार जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत कीजिए, क्योंकि आप में तमाम लोग कानून के छात्र हैं, तमाम जागरूक नागरिक के तरीके से हमारे साथ शामिल हुए हैं। आपके भी सवाल और जवाब जो होंगे उन सबको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत सुचि जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का ये कहना कि साहब हमारे खुद के अपने कानून होने चाहिए थे और दंड नहीं, न्याय पे फोकस है। किस तरीके से आप इसको देखती हैं, क्यों इसकी ज़रूरत थी आज? देखिए, जैसा आपने बताया कि ये जो कानून हैं वो अंग्रेज़ों ने पारित किए थे 1860, 1872, 1973। तो अब ज़रूरत थी बदलाव की। उस समय नेचर ऑफ क्राइम, मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम, ये सब कुछ बहुत अलग था, परंतु आज अगर हम देखें तो ये बदल चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं, भारतीय न्याय संहिता में एक नया अधिनियम, एक नया सेक्शन जोड़ा गया, जो है सेक्शन 69। इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ डिसीटफुल मीन्स का इस्तेमाल कर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और वो डिसीटफुल मीन्स क्या है?
फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज कि मैं तुमसे शादी करूंगा, या फिर अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करके, देखिए सीधा सीधा फोर्सिबली रेप पनिशेबल था, पर ये नहीं था। आजकल के बदलते ज़माने में हम देख रहे हैं कि ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से ज़रूरत थी एक नया सेक्शन, एक नया ऑफेंस, नया अपराध लाने की। तो एक तो रहा कारण ये, दूसरा उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उस समय हमें नहीं पता था कि आज हम फ़ोन में बैठे बैठे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, पर आज स्थिति दूसरी है। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इस वजह से कोर्ट को, न्यायिक व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, और इसी कारण की वजह से इस नए कानूनों को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। आशीष जी, आपको लगता है कि क्या बड़ी वजह आप देखते हैं कि इस प्रकार के भारतीय कानून की देश को ज़रूरत थी? और जो एक फोकस शिफ्ट की बात जो मैंने सोची, जिसे पूछा कि दंड की जगह न्याय पे फोकस है, एक जस्टिस ओरिएंटेड एक तरीके से हम कानून लेकर आए, क्यों वक्त की ज़रूरत आज हिंदुस्तान को थी इसकी? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। कोई भी सुधार आते हैं देश में, और मैं केवल क्रिमिनल लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर लॉस चेंज होते हैं तो उसके 2 पोर्शंस होते हैं। पहला, मेरिट पर क्या ज़रूरत थी किसी बदलाव को लाने की, और दूसरा, उस बदलाव के साथ सरकार मैसेज क्या देना चाहती है सोसाइटी एट लार्ज को। तो अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज की डेट में इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, और जब हम अपने देश की एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते हैं तो पाते हैं कि आज भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून लेस और मोर विद अमेंडमेंट्स देश में लागू हैं। अब इसका समाज में मैसेज क्या जाता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक देश में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, एक पुलिस राज है, और उस राज के तहत देश में क्रिमिनल लॉस को इन्फोर्स किया जा रहा है। ये हो गई एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की, जिसको कि काटने की ज़रूरत किसी भी सरकार के सामने थी, ये सरकार हो या इससे पीछे वाली सरकारें रही। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम मेरिट पर बात करते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, अभी भी एक हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है कि स्टे कर दिया जाए इनके ऑपरेशंस को। तो जैसा इन्होंने बताया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई समय के साथ, अपराधों का नेचर चेंज हुआ, अपराध करने का जो मोड होता है वो चेंज हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें, ज़्यादातर क्राइम्स जो हो रहे हैं अब साइबर मोड से हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर देश में ऐसा नहीं है कि पहले कानून नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लॉस थे जो कि स्पेशल लॉस थे, और उन स्पेशल लॉस की अगर हम विज़ जो हमारे क्रिमिनल लॉस थे, मेन लॉस, उनमें देखें तो कई सारे कंट्राडिक्शंस आ रहे थे। तो एक ज़रूरत महसूस की गई कि उन कंट्राडिक्शंस को आयरन आउट किया जाए, प्रोविजंस को कंसोलिडेट किया जाए, और एक समाज में एक मैसेज दिया जाए कि आज की डेट में जो सरकार है वो दंड पर फोकस नहीं कर रही है, वो न्याय आधारित व्यवस्था को लाना चाहती है देश में। और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि बहुत ही वाइडर कंसल्टेशन हुआ है। जब हम इन लॉज की बात करते हैं तो एक बात मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, देखिए, लॉज हमेशा एक एवोल्यूशन के तहत बढ़ते हैं। तो ये नए लॉ अगर आए हैं और उस पर कुछ आक्षेप लग भी रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ये जितने भी कुछ अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी एक लेजिस्लेचर के तहत अगर या तो उनको दूर कर दिया जाएगा, या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इस तरीके के आएंगे कि सारी चीज़ें एक स्मूथ तरीके से आगे प्रगतिशील व्यवस्था के लिए उसमें गुंजाइश रखी भी गई है। अलन राव साहब, क्योंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पे आपने दशकों तक देश को सेवाएं दी, आपके उस अनुभव से समझना चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े बदलाव प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है कि साहब 0 FIR इसकी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आपको लगता है कि क्योंकि न्याय की सबसे पहले जब किसी को दरकार होती है वो पुलिस के पास ही जाता है, कोर्ट तक तो बाद में पहुंचते हैं, क्या कुछ बदलेगा इन नए कानून के माध्यम से? और 0 FIR पे आपका कमेंट जरूर चाहूँगा। आपने कई बार देखा होगा, अखबार में देखा, न्यूज़पेपर में देखा कि कोई आदमी किसी पुलिस स्टेशन में जाता है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, और ज़्यादातर बहाने ये होते थे कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। इस वजह से, क्योंकि FIR वहाँ दर्ज होती है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, तो जिस जगह पे क्राइम कमिट होगा वहाँ पर अब बहुत से लोगों को नहीं पता लगता ये कौन सा एरिया है। क्योंकि जो दिल्ली की बात करूँ मैं या और कहीं की बात करूँ, तो कौन से आदमी को, कॉमन आदमी को पता है कि ये कौन से थाने का इलाका है?
वो नहीं पता लगता, तो वो बेचारा धक्का खाते रहता है। या फिर कोई महिला है तो वो भी इसी बात से परेशान होती है तो मैं रिपोर्ट करूँ तो कहाँ करूँ। इस बात की ज़रूरत पड़ी हमारे इस नए कानून के हिसाब से कि जहाँ भी कोई भी सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर, जिस भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, वहाँ पर मैंडेटरीली यानी कि कानून तरीके से उस पुलिस अधिकारी को, जहाँ पर वो ड्यूटी ऑफिसर है या SHO है उस एरिया का, उसको एक FIR दर्ज करनी पड़ेगी। और 0 FIR का मतलब ये है कि वो तब होगी जब वो उसके इलाके का केस नहीं है, किसी और के इलाके का है, वो FIR तो जरूर दर्ज करेगा, वो 0 नंबर उसका, लेकिन उसके साथ साथ उस FIR की कॉपी को उस एरिया में भेजे, क्योंकि पुलिस को तो पता है कि कौन सा जुरिडिक्शन किस थाने का इलाका है, तो उसको उस FIR को ट्रांसफ़र कर देगा उस इलाके में जहाँ पर वो एक्चुअल में क्राइम हुआ है। FIR दर्ज करना और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना, इसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कितनी जल्दी FIR दर्ज हुई है। FIR में जो लिखा गया है वो एक प्रथम दृष्टया उसको सही माना जाता है। अगर वो इस डीली डाली प्रैक्टिस से पुलिस स्टेशन ने वहाँ भेजा, उसको वहाँ भेजा, तब तक उसमें टाइम ज़्यादा निकल जाता है, और वो टाइम जो निकल जाता है उसमें एक एविडेंसरी वैल्यू है, वो एविडेंस ख़त्म हो जाता है। इसलिए 0 FIR दर्ज के तुरंत उसकी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ऑफिसर जल्दी उसको दूसरे थाने के इलाके में भेजेगा जहाँ पर वो क्राइम कमिट हुआ है। तो एक अहम कदम है जी। और बाकी भी बहुत से ऐसे कदम हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा क्योंकि फॉरेंसिक से जुड़ी जो तमाम तथ्य हैं उसके बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। शीला जी, आपका कमेंट महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर, जहां बहुत संवेदनशीलता के साथ में उसको लिखा गया है, तो वहीं उनके खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं, जो अपराधी करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कानून की व्यवस्था की गई। आपको लगता है कि एक पीड़ित महिला को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखना और उसके खिलाफ अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिले, इसको भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था दिखाई पड़ती, किस तरह से आप देखती हैं? प्रावधान जो बनाए गए हैं न्यू भारतीय न्याय संहिता में, बहुत ही कड़े प्रावधान बनाए गए। महिला और बच्चों के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं और जो करते हैं पर्सन, उनके अगेंस्ट इतने कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि वो दोबारा वो सोच भी नहीं सकते। चाइल्ड की डेफिनेशन जो हमारे IPC मेंशन नहीं की हुई थी, कहीं 12 साल कहीं 16 साल ऐसे मेंशन की हुई थी, लेकिन न्यू भारतीय नागरिक न्याय संहिता में चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है कि बिलो 18 ईयर। अभी चाइल्ड है कौन? बिलो 18 ईयर जो भी हमारे आ रहे हैं वो चाइल्ड माने जाएंगे, ठीक है। और विमेन और बच्चों के अगेंस्ट 2 नए प्रावधान बनाए इन्होंने कि अगर कोई भी पर्सन किसी बच्चे को हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, उसका पर्पस उसको क्या नाम है एक्सप्लॉइट करने के लिए है, ठीक है, उसे इंगेज कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो प्रावधान बहुत कड़े हैं। कम से कम 10 साल की पनिशमेंट इसमें है ही है, 10 साल तक की पनिशमेंट जा सकती है। और इसमें एक सेक्शन है हमारे IPC में 354B एंड 354C। 354B टॉक्स अबाउट द डिसरोब और 354C टॉक्स अबाउट वॉइज्म। इसके अंदर मैन को टारगेट बनाया गया था IPC के अंदर, लेकिन न्यू हमारे जो BNS है इसके अंदर मैन को हटा के हुएवर कोई भी आएगा इसके अंदर। जैसे पहले IPC के अंदर ओनली मैन था कि मैन एक लेडी को डिसरॉब कर सकता है, लेकिन अब इस न्यू भारतीय नागरिक संहिता में इसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, चाहे वो लेडी हो या कोई भी हो। और वॉइज्म करना पहले मैन के लिए टारगेट था, अब यहाँ पे हुएवर कोई भी हो, इसमें ये चेंजेस किए गए हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान बहुत अच्छे बनाए गए हैं इसके अंदर। और प्लस कि अगर कोई किसी लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसका इंटेंशन दैट मीन्स कि उसके मैरिज करने का या फिर उसके लिए उसका जॉब में प्रमोशन दिलाने का या उसको जॉब दिलाने के लिए, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ उस पर्सन का इंटेंशन है उस लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, कोई भी उसका पर्पस नहीं है फुलफिलिंग करने के लिए, तो प्रावधान बहुत कड़े हैं। इसमें 10 साल तक की पनिशमेंट इसमें डिफ़ाइन की हुई है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो वर्ड्स दे रखे थे IPC में, लूनेटिक, इडियट, इन सबको हटा के एक ही वर्ड कर दिया है अनसाउंड माइंड। पर्सन दे रखा है बच्चों के लिए कि 16 साल 18 साल, ऐसे वर्ड हटा के इन्होंने सिर्फ चाइल्ड वर्ड दे रखा है। तो एक तरीके से बहुत स्पेसिफिक है, परिभाषाएं स्पष्ट की गई। सुशील जी, जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना, उससे पहले एक कमेंट आपका चाहूँगा। समय सीमा को निर्धारित करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि लगभग 4-5 करोड़ पेंडेंसी केसेस की पेंडेंसी हमारे जुडिशियल सिस्टम में नीचे से ऊपर तक दिखाई पड़ती है। आगे ये और ज़्यादा ना बढ़े, इसका ध्यान रखना, समय सीमा तय करना, ये दिखाता है कि हाँ, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, कैसे इसको आप देखते हैं? जी बिल्कुल, हमें देखने को मिलता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस बात को बहुत बारीकी से
हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लाया गया है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन करने का एक टाइम फ्रेम, उसके बाद चार्जशीट फाइल करने का एक टाइम फ्रेम। चार्जशीट फाइल करके मजिस्ट्रेट कितने टाइम में कॉग्निजेंस लेंगे उसका एक टाइम फ्रेम। कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज कितने टाइम में फ्रेम होगा उसको भी बताया गया है, निर्धारित करा गया है। फिर अक्यूज्ड और विक्टिम के पास कॉपी सबमिट करी जाएंगी एफआईआर वगैरह की, उसको भी टाइम फ्रेम में बताया गया है। डिस्चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी एक टाइम 60 से 90 दिन या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। उसके बाद के जितने भी प्रोसीजर हैं उनके लिए टाइम निर्धारित किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव मैं कहूँगी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमें देखने को मिलता है और जो कि समय की मांग था। बिल्कुल, न सिर्फ न्याय मिल सके बल्कि समय से न्याय मिले, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इस बात के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हमारे साथ जो तमाम ऑडियंस मौजूद है उनके सवाल या उनके मन में कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लेंगे और पैनलिस्ट लेंगे जवाब। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम मौजूद है इस वक्त मिरांडा हाउस में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानूनों को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्या सवाल है आपका? सवाल जी, मेरा सवाल सुची जी से। जैसे कि आपने हमें बताया कि सेक्शन 69 जो कि नया इसमें ऐड हुआ है, इसमें एक प्रावधान है डिसीटफुल मीन्स का, और उसमें भी अगर उसमें डीप में अपन जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट। अब जो फॉल्स प्रिटेक्स्ट की जो बात होती है उसका जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है और ओपन है, उसके मिसयूज़ होने के चांसेस भी उससे ज़्यादा होते हैं। जितनी वाइड अपनी डेफिनेशन होती है उसकी उतने ज़्यादा मिसयूज़ के चांसेस होते हैं, तो वो कैसे डील कर सकते हैं? जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, अभी पीछे ही न्यूज़ था 3-4 दिन पहले, साउथ दिल्ली में चितरंजन पार्क में किसी बुजुर्ग लेडी से 73 लाख रुपया लूट लिया उन्होंने वर्चुअल डिटेंशन दिखाकर। तो क्या इन तक पहुंचने के लिए या इनको उखाड़ने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, या कुछ बना है इस नए कानून में? ठीक, जैसे सूची में हमने बताया कि नए क्रिमिनल लॉज में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक समय सीमा तय की गई है इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल की और ऑर्डर पास करने की। तो आने 1 जुलाई से ये लागू होने वाले हैं कानून, तो इनका जुडिशियल सिस्टम पे या पुलिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सुची जी, क्योंकि आपका बाई नेम आपसे सवाल पूछा गया तो जवाब आपका ही बनता है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ डिसीटफुल मीन्स। आप युवा हैं, आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल गलत बात नहीं है। देखिए, जब आप प्रॉमिस ऑफ मैरिज दे रहे हो किसी व्यक्ति को, उस टाइम आपकी इंटेंशन देखी जाएगी। उस टाइम आपकी क्या इंटेंशन थी। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि केस नहीं आए, केस आए, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, जिस टाइम तुमने ये प्रॉमिस किया उस टाइम तुम्हारी क्या इंटेंशन थी वो देखी जाएगी। बाद में सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते जी। तो यही डिसीटफुल मीन्स को इतनी तो जुडिशरी ने बता दिया, अब और इंटरप्रेट होगा जैसे जैसे नए कानून। साइबर लॉ को लेकर जो सर ने सवाल किया था जी, मैं बात कहना चाहूंगी। हाँ, संक्षेप में जी। आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं था, प्रोविजन नहीं था इसके लिए, तो हम क्या करते थे, इस बात को हम रेप केस में ले आते थे। ठीक है, तो रेप केस में इट इज़ नॉट, रेप में कंसेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेडी अपनी कंसेंट दे रही है। कंसेंट क्यों दे रही है? विद डिसाइडफुल मीन से, लेकिन जो पर्सन उसके साथ कर रहा है ये काम, उसका इंटेंशन कोई फुलफिल करने का नहीं है, तो इसलिए प्रावधान बनाया गया। पहले हम उसको रेप में ले आते थे, अब हम न्यू सेक्शन में लेकर आएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर इज नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये प्रावधान देगा कि नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये रेप नहीं होगा। पहले हम रेप में लेके आते थे। ठीक है आशीष जी, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर बात हुई, क्योंकि इसमें प्रावधान भी किया गया, संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, जो नए कानून आए हैं इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं वो आइसोलेशन में नहीं हो रहे हैं। एक इस तरीके से पीछे किस तरीके से वो मोबाइल नंबर्स लिए जा रहे हैं, आप उनको ट्रेस नहीं कर सकते हैं, कंट्री के किस पार्ट में होते हैं, आपने उसको रूट किया होता है उस कॉल को, कई बार कंट्री के बाहर से आ रही होती है। तो इन सबको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन हमारी भारतीय न्याय संहिता में दी गई है और उसमें इन साइबर क्राइम्स को एक तरीके से परिभाषित किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के दायरे में रखा गया है। तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़, चूँकि ये साइबर मोड से क्राइम हो रहे हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट
कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन आप देखिए भारतीय साक्ष्य संहिता में, जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता हुआ बना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना गया है, जो कि हमारा प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। तो एविडेंशियरी वैल्यू उसकी जो हमको प्रूफ करने में कोर्ट में ज़्यादा समय लगता था, वो अब शायद एक हायर फुटिंग पर होगी। तो सरकार का पूरा ध्यान रहा है इस चीज़ में कि बदलते समय के साथ अपराधों का जो नेचर बदला है उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानूनों को लेकर आखिर आम जनता के नजरिए से क्या कुछ जानने समझने की जरूरत है। इस विषय पे खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। इस बीच में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ DB सिंह जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त जज हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ में ललित चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि ऑडियंस में हमारे सामने फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। आप भी अधिवक्ता हैं। सुची जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, आशीष जी जुड़े हैं, अलन राव साहब जुड़े हैं, शीला जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। हम ऑडियंस से लगातार बात कर रहे थे, उनके पास हम जाएं उनके सवाल लें। उससे पहले DB सिंह जी, सबसे पहला एक रिएक्शन आपसे समझना चाहेंगे कि इन कानूनों के बदलने से क्या कुछ बदलने वाला है आम जनता के नज़रिए से, कैसे आप इसको देखते हैं? इन कानूनों के बदलने से स्पीडी ट्रायल होगा, सुलभ न्याय मिलेगा, सस्ता न्याय मिलेगा और लिटिगेंट की ये अप्रोच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब जैसे पहले FIR लिखाई जाती थी तो उसे लिखाने के लिए हमको थाने जाना होता था। अब हमको पर्सनली फिजिकली थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, FIR हमें दर्ज होगी। दूसरे, जो गवाहों के बयान है और जो शिकायत करता है उसके बयान भी ऑडियो वीडियो से ये दर्ज हो पाएंगे। ठीक है, इसमें समय बचेगा और जो पुलिस पर्सन है जिनकी औपचारिक साक्ष्य होती थी तो उनकी वजह से कई मुकदमे लटके रहते थे। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि 336 का एक प्रोविज़न है BNSS का, यानी पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट अगर रिटायर हो गया है या खुदा न खास्ते ही नो मोर इन द वर्ल्ड या ट्रेस नहीं हो रहा है, तो तब उसका जो सक्सेसर होगा जिसने उसके साथ काम किया है तो उसकी गवाही भी ऑडियो वीडियो से हो जाएगी। इससे भी हमको समय बचेगा। जो पुराना वाला कानून था वो टाइम बाउंड नहीं था, ये टाइम बाउंड है। ये टाइम बाउंड जस्टिस है, क्योंकि इसमें तीनों लोगों को, जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया और आपका फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है, जिसमें 7 साल से ज़्यादा की जिन मुकदमों में सज़ा है वो गंभीर अपराध माने जाते हैं, तो उसमें फॉरेंसिक जो साइंस है, जो एक्सपर्ट है, वहाँ जाके मौके पे उस सीन को, वहाँ एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। ये मैंडेटरी प्रोविज़न हो गया, तो पहले नहीं था। यानी तकनीकी का प्रयोग अब ज़्यादा है जी। इससे क्या होगा? तकनीकी प्रयोग से स्पीडी ट्रायल होगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि स्पीडी ट्रायल हो। आगे जो चार्जशीट है उसको सबमिट करने के लिए भी विद इन टाइम, यानी कि एक समय है जिसमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है या 10 साल तक की सज़ा है, ऐसे मुकदमों में 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। और उससे जो नीचे, यानी 10 साल से जो नीचे के मुकदमे हैं उसमें 60 दिन में करनी पड़ेगी। और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट 90 डेज और प्लस कर ले तो 180 डेज में कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक अम्ब्रेला टाइप बना दिया गया जी, यानी कि आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जी और एज फार एज आपका फॉरेंसिक और उधर जजेज जी, और उधर जो प्रिजन्स है, जो जी। कैदी लोग हैं, उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया। उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा और एक कनेक्टिविटी होगी कि हम सब मिलके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिलीवर ऑफ जस्टिस जितनी जल्दी हो सकता है उसे देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझाया। कुछ सवाल लेते, कौन पूछेगा अपना? जी, मैं आता हूँ आपके पास। सर, टाइम बॉन्ड के लिए जो आप प्रोग्राम कह रहे हैं, टाइम बॉन्ड में ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। जज साहब छुट्टी पे चले गए, 3 महीने की डेट देते हैं, या जज साहब पे टाइम नहीं है, टाइम बोझ है, तो इसलिए टाइम बॉन्ड के बारे में कोई क्या प्रोविजन है जिससे जस्टिस डिले ना हो? बताएंगे। मैं आता हूँ सर आपके पास। कुछ और सवाल लेता हूँ जल्दी। मेरा सर से सवाल है,
सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं जो पुराने सेक्शंस में हैं, अब नए सेक्शन में आएंगे तो वो कैसे टैकल करेंगे जब उस टाइम पे जाएंगे। और दूसरा है कि अभी तो हमें लग रहा है कि हमने पुराना आईपीसी पढ़ा है, नया आईपीसी पढ़ा है, जो हम सबने पढ़ा हुआ है। कल को आज के 10 से 15 साल बाद जब हमें अपील करना होगा कोई चीज़ की, तब कैसे टैकल करेंगे, तब तो और मुश्किल आ जाएगी। सर मेरा सवाल आशीष सर से है। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। लाइक जो प्रोसिक्यूशन है उससे टेम्परिंग कर सकता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। एंड सेकंड, इसमें एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी हो गया, जो जनरली 15 डे लिमिट थी वो 60-90 डेज होगी, तो इसमें क्या हो सकता है, इसका भी मिसयूज किया जा सकता है जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ, जैसे उसको बेल वगैरह इस कस्टडी में एक्सटेंड करके बेल का नेगेशन ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इन दो प्रोविजन के लिए क्या हो गई है चीज़। आशीष जी, मैं आता हूँ आपके जरिए इस बात पर कुछ और सवाल ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। सर से मैं सवाल पूछना चाहता था, 0 FIR के बारे में बताया गया था, ये महिलाएं 0 FIR कहीं भी करा सकती हैं, क्या इसमें और भी लोग करवा सकते हैं? इसके बारे में जरा विस्तार से हमें जानकारी दीजिए। डीपी सिंह जी, काफी सवाल आ गए, शुरुआत आपसे करते हैं। 3-4 सवाल। जब कोई कानून इनेक्टमेंट होता है तो उसका रेट्रो रेस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं आता, उसको प्रो रेस्पेक्टिवली इफेक्ट आता। तो 358 में एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर से पुराने वाले मुकदमे उसमें जो भी प्रिविलेज है, जो फाइन हुआ है या और जो प्रोसीडिंग में जो आर्डर हुआ है, वो पुराने वाले मुकदमे पुराने से संहिता से गवर्न होंगे जी। और 1 जुलाई 2024 से जो मुकदमे में FIR दर्ज होगी वो नए से गवर्न होंगे जी। अब इनकी टाइम बाउंड की है। देखिए टाइम बाउंड जो है उसमें एक प्रेशर होगा, वो जजेज पे भी होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। पहली अकाउंटेबिलिटी तो FIR से शुरू होगी कि आपको FIR विद इन टाइम लिखनी है और 0 FIR लिखनी है और रिड्यूस ऑन राइटिंग करनी है और पढ़ के सुनानी है। और बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो प्रोविज़न जोड़ा गया है वो 154 CRPC में नहीं था जी, अब 173 में वो प्रोविज़न आपसे जोड़ा गया है। वो इसीलिए जोड़ा गया है कि थाने में जाने में किसी भी विक्टिम को बहुत डिसअपॉइंट होता था, उसको हरासमेंट होता था जी। तो टाइम बाउंड चूँकि पुलिस से भी किया, विद इन टाइम चार्जशीट दाखिल करेगा। जब दाखिल करेगा तो कंसर्न मजिस्ट्रेट शैल टेक द कॉग्निजेंस विद इन टाइम, उसको भी विद इन टाइम कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। बात 0 FIR की हुई, बात विद इन 90 डेज आपको चार्जशीट फाइल करनी थी। ये सारे प्रोविजंस हमारे पीछे वाले कानूनों में भी थे कहीं ना कहीं। देखिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि कानून, बल्कि इसको मिलिट्री पैरालांस में कहें, इट्स नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन। तो कानून आप कितने भी अच्छे बना दें, अगर उसका एग्जीक्यूशन करने वाले, उसका पालन करने वाले उसका सही तरीके से पालन नहीं करते तो कभी भी ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। अब मैं कुछ सवालों पर आता हूं। जैसे एक बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को कैसे डील करेगा जी। देखिए कोई भी लॉ होता है तो हमारा, जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो केवल एक्ट्स की बात नहीं करते, उन एक्ट्स के साथ जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं वो पार्ट ऑफ लॉ हो जाते हैं प्रेसिडेंस के तहत। अब जैसा जज साहब ने बताया कि कोई इंसिडेंस अगर 1 जुलाई ऑनवर्ड्स होता है, FIR होती है, वो नए क्रिमिनल लॉज में डील किया जाएगा। इसके पहले के जितने भी इंसिडेंसेस हैं वो पुराने क्रिमिनल लॉज में डील किए जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो चेंजेस हुए हैं वो इतने वाइडर नहीं है कि क्राइम को ही चेंज कर दिया है। जो जूरिस्प्रूडेंस एक कंसर्न सेक्शन में चला आ रहा था, जैसे मर्डर अगर आप IPC में देखेंगे और BNS में देखेंगे तो उसका जूरिस्प्रूडेंस एज इट इज चलाएगा। उनकी एप्लीकेबिलिटी वो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगी कि जज साहब उसको कैसे अप्लाई करते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरा आपसे सवाल है कि जैसे लव जिहाद का एक शब्द इस्तेमाल होता है, मॉब लिंचिंग की बात होती है, आतंकवाद का मामला होता है, इन सबको डिफाइन किया गया है। इस प्रकार के जो नए तरीके के अपराध हमने बीते कई समय में देखे हैं उनको इसमें व्यवस्थागत तरीके से लाया गया। आपको लगता है कि ये भी एक बदलते समाज के बदलते परिदृश्य को एड्रेस करने का एक मुहिम है? जी बिल्कुल। देखिए जो हालात बदल रहे हैं, हमारे सिचुएशन बदल रहे हैं, उसी प्रकार से कानून को भी बदलाव किया गया है। जहाँ तक आपने अभी बात की है कि अभी मकोका की बात कर रहे थे, VAPA की बात कर रहे थे, वो कानून अपनी जगह हैं, लेकिन उनका कुछ अंश इसमें डाला BNS में और उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ये दिया है कि उसका अगर ये डिसाइड करना है तो DCP या उनका SP वो डिसाइड करेगा कि इसमें दर्ज करना है या नहीं करना है। तो इसके बाद ये जो कानून जो बने हैं ये डेफिनेटली हम जब कानून का जो इस्तेमाल होगा तब इसमें लगेगा कि कहीं कहीं खामियां आ रही हैं या कहीं और बात है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होगा। और जब जैसे पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे किसी न किसी चीज़ को, वो अभी भी होंगी।
लेकिन कोई भी नई चीज़ जब लागू होती है तब शुरू में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। कई आप पीछे आपने देखा होगा, नया कोई भी चीज़ लागू किया है वो शुरू में प्रॉब्लम आती है, बाद में ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ सवाल लेता हूँ, फिर आता हूँ। कुछ बच्चियाँ हैं इधर हमारे पास, पहले उनका सवाल लेते हैं। हाँ बेटा, खड़े होइए अपनी जगह पे आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे क्रिमिनल लॉस चेंज हुए, क्योंकि ये काफ़ी पुराने थे, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम के थे, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में जैसे CPC या अदर लॉज भी चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी पुराने हैं? जल्दी से कौन सवाल पूछेगा? बच्चियाँ पूछे। हाँ, पहले उनको जरा मौका देखते हैं। हाँ, खड़े हो जाइए बेटा अपनी जगह। हाँ सर, मेरा सवाल आतंकवाद की परिभाषा को लेके है। जैसा कि UAPA में आतंकवाद की परिभाषा दी गई है, तो वहाँ पे एक हिंसक कृत्य है। आपका कोई भी ऐसा कृत्य जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरा पहुंचाए, उसमें हिंसक कृत्य दिया हुआ है। वहीं जो BNS आतंकवाद की परिभाषा दी गई है, तो वहाँ शांतिपूर्ण अहिंसक कृत्यों को भी शामिल किया गया है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने पर उस आवाज़ को दबाने के लिए आतंकवाद जैसे शब्द का दुरुपयोग किया जा सकता है? ये इंटरप्रेशन बहुत जरूरी है। आप खड़े जाइए प्लीज अपनी जगह पे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू द मैरिटल रेप, जिसको अभी भी हमारे BNS में कहीं पे भी जगह नहीं दी गई है। एंड डिस्पाइट सेइंग कि इन न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि हम एक कॉलोनियल माइंडसेट से खुद को डिविएट कर सकें, और ये मैरिटल रेप का इंक्लूजन हमारे उस टाइम के IPC में भी सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था बिकॉज द इंग्लिश पीपल यूज टू बिलीव दैट अ मैन कैन नॉट कमिट रेप ऑन हिज वाइफ, और उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए आज भी हमारे में मैरिटल रेप जैसे एक्सेप्शन को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कैन वी से दैट दिस डाइल्यूशन हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली? एक बिटिया ने पूछा था, आतंकवाद के ऊपर पूछा था, तो अब से पहले ये समझे सेडिशन था, जिसे देशद्रोह था, फिर ट्रीजन हो गया। तो टेररिस्ट एक्ट की कोई परिभाषा पहले नहीं थी। अब 117 का जो नया लॉ है, ये न्यू प्रोविजन जुड़ा है टेररिस्ट एक्ट के लिए। तो जो आपने पूछा कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जो खतरा पैदा करेगा, तो उसमें किसी की आवाज़ को दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है। तो पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, 1000 ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी आवाज़ दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया था। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे मामले ऐसे आए जिसमें अपोनेंट जो पार्टी थी, उन्होंने भी ये कहा कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको सप्रेस किया जा रहा है। उसके लिए देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड खड़े हैं, वो मेरी बात को कंसीड करेंगे कि फ्रीडम जो ऑफ स्पीच है उसके लिए आप ये नहीं है कि इस तरह की आप बाय वर्ड्स, बाय एक्शन इस तरह का पब्लिक पीस डिसऑर्डर कर देंगे जिससे यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को खतरा पैदा हो जाए जी। तो उसमें तो रेस्ट्रिक्शन। एक सवाल मिलता जुलता ये भी था कि 511 सेक्शन है, अब उसमें से कुछ सेक्शन रिपील हो गए। जैसे 19 जो अध्याय थे 19-20, वो तो भारतीय दंड संहिता के जो डकैती है, मर्डर है, रेप है और उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऑफेंस है, वो जो के तो IPC के कैरी ऑन है। उसमें कुछ जो प्रोविज़न है जिसमें फ़ाइन से मीट आउट किया गया, और पहले जो दंड थे वो 5 दंड थे। डेथ सेंटेंस था, लाइफ इम्प्रिजमेंट था, उसमें सिंपल था और इग्रिस था, और आपका फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी था और फाइन था। जो छठा जोड़ा गया कम्युनिटी सर्विस का, उससे बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, यानी छोटे मोटे मुकदमों को हम ख़त्म करेंगे। और 33 अध्याय से जुड़े कि जिसमें 33 वो फ़ाइन उसमें बढ़ाया गया, 83-80 के लगभग थे, उसमें फ़ाइन एनहांस किया गया। और ये जो आपने मैरिटल रेप का पूछा, इसमें मेरा ये कहना है कि IPC में जो 375 का जो सेक्शन है, अब जिसमें शायद 63 में उसको पढ़ा जाएगा, तो मैरिटल रेप के लिए पहले ऑन हिज ऑन वाइफ से अगर कोई इस तरह का जो अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज है तो इट्स अमाउंट टू रेप माना जाएगा, लेकिन वो बढ़ाकर 18 ईयर्स किया गया। जो अभी तक प्रोविजंस थे वो कहीं लड़की बालिग है या नाबालिग है इस चीज़ से रिलेटेड थे, तो उसको इन्हेंस किया गया। जैसे चाइल्ड की जो डेफिनेशन थी उसको 15 से बढ़ाकर 18, जो डिस्क्रिपेंसीज थी उसको शॉर्ट आउट किया गया। देखिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
हमारे दिल्ली हाई कोर्ट पर जब ये क्वेश्चन गया, ये केस गया, तो 1-1 से डिवाइडेड वर्डिक्ट आया था, जिसकी अपील, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. सो मे बी द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट टू टच दिस इशू टिल द मैटर इज पेंडिंग विद द, इट्स जिसको कहते हैं बर का छत्ता है ये. तो अगर कोर्ट के सामने ये मैटर अभी सब जुडिस है, तो इट्स बेटर फॉर द गवर्नमेंट, इट्स पॉलिटिकली कन्वीनियंट टू नॉट टू टच दिस इशू. मे बी समय के साथ हम देखेंगे कि इस दिशा में बदलाव आएंगे, जी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव आएंगे. और इसी से कहीं ना कहीं आपका जो आपने आतंकवाद पर प्रश्न पूछा है, देखिए अभी तक हमारे जनरल लॉज में टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं थी. और अगर आप देखेंगे भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ये बहुत बड़ा एलिगेशन रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट कि कोई टेररिज्म की डेफिनेशन पर एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हर कंट्री उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन करता है. भारत में जो हमारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट था, उस पर इसको इंक्लूड किया गया था डेफिनेशन को. NIA बनाई गई थी, स्पेशल डेडिकेटेड एजेंसी टेररिज्म से रिलेटेड लॉस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी. फिर से मैं मैसेजिंग पर आता हूं कि अगर हम टेररिज्म की डेफिनेशन को जनरल लॉ में, अभी भी NIA इज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन अगर हम भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड करते हैं तो एक ब्रॉडर मैसेज जाएगा. एक जुड़ा हुआ आपने सवाल पूछा था कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच विज़ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इन दो इंटरेस्ट को कैसे आप मैच करेंगे. देखिए आपको ये देखना चाहिए कि हम चले कहाँ से हैं. 124 एक ही बात हुई थी, जहां पर आपके वर्ड्स अगर डिसअफेक्शन कॉज करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो दैट कुड हैव बीन विद इन द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेडिशन. लेकिन अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितना बोलना चाहें बोलिए, लेकिन अगर आपकी बातों से नया जो अमेंडेड प्रोविजन है BNS में कि अगर आपकी बातों से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है, तो आपको टेररिज्म की डेफिनेशन के तहत लाया जा सकता है, सेडिशन में लाया जा सकता है. मैं फिर कहूँगा एक अच्छी शुरुआत है जी. शायद कहीं ना कहीं दुरुपयोग की संभावना है, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करेगा हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कि वो इम्प्लीमेंटेशन इन हम इस पे आगे बढ़ते कैसे. सर मैं आ रहा हूँ एक ब्रेक के लिए रुकना है हमको, वक्त हमें अनुमति ब्रेक के लिए दे रहा है. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम एक अंतिम दौर में होंगे, मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके इम्प्लीकेशंस में क्या बड़ी चुनौतियां आएंगी, और अंतिम दौर में हम समझेंगे कुछ और सवाल भी कि आखिर जनता के मन में क्या सवाल. फिलहाल और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में. जल्दी से कुछ और सवाल लेते हैं. कौन पूछेगा सवाल? जी आप खड़े हो जाइए, पीछे मैं आता हूँ आपके पास. खड़े हो जाइए जी. सर ने बताया EFIR के बारे में और ऐसे कई प्रोसीजरल लॉज. तो सर दीज लॉज आर वेरी गुड इन लॉ, लेकिन इनकी प्रैक्टिकलिटी क्या होगी? बिकॉज Tier 1 सिटीज़ का हम कंसीडर कर भी लें, बट Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में EFIR ये लोगों तक कैसे बताया जाएगा कि ये एक मीडियम भी है जिसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो FIR? सर एट द टाइम वी आर वेलकमिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज, आई हैव वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग होती है फॉरेंसिक एविडेंस से कलेक्शन से, बट हम वहाँ पे बहुत लैग करते हैं, और जिस वजह से केसेस के डिस्पोजल और कन्विक्शन रेट कम हो गया है. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो फॉरेंसिक्स है उसको हम बेटर कर पाएँ? ठीक है, EFI और फॉरेंसिक. जी आप खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए अपना. हाँ सर मेरा सवाल ये है कि क्या IPC के तहत डिफॉर्मेशन लॉ को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि इससे मिसयूज रोका जा सके? ठीक है, कुछ और सवाल? जी. जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो मैम क्या अभी सिर्फ नेचर ऑफ क्राइम के अलावा क्या हम साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, बच्चों की साइकोलॉजी भी हम कंसिडर कर रहे हैं? आज हम इक्वलिटी के बारे में इतना बात करते हैं, क्या आपको लगता है ये न्यू लॉ महिला की तरफ थोड़े झुके हुए हैं? ठीक है, इक्वलिटी की बात. मेरा एक सवाल है कि जैसे इंस्पेक्टर राज हुआ करता था और आज भी बहुत सारे दुरुपयोग उसके होते हैं, और हम देखते हैं बहुत सारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग होता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा. सर कानून बनाने का एक मकसद होता है कि क्रिमिनल्स के अंदर भय क्रिएट करना, लेकिन अभी सेक्शन 106 क्लाउज 2 जो कहता है कि काउज डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसको लागू नहीं किया गया. तो कहीं ना कहीं सर ये है कि कुछ लोग अपना उससे स्कैप करना चाहते हैं, अपने क्रिमिनल एक्टिविटी से बचना चाहते हैं. इसके बारे में सर क्यों लागू नहीं किया गया? ठीक है, कुछ और सवाल? 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि जो वर्ड विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंसेस में, उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, तो उन रिकमेंडेशंस को कहाँ तक इसमें शामिल किया गया है? सर आपने जैसा बताया था सेक्शन 4F में कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. तो सर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से मतलब इफेक्टिव वे में किया जा सकता है? ठीक है, सुची जी आप हमारे साथ अपनी जगह पे खड़े हो जाइए. आप हमारे साथ एज ए गेस्ट लगातार जुड़ी थी. बच्चों की तरफ से महिलाओं को लेकर बहुत से सवाल किए गए हैं. आपको लगता है कि इन सब सवालों को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? अभी किसी ने कहा कि क्या ये कानून महिलाओं की तरफ झुके हुए हैं? तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है जो बोलता है कि आप
महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। तो अगर वो प्रोविज़न है तो इस बात को समझिए कि उसका कोई ना कोई महत्व ज़रूर है। किसी ने पूछा कि ज़ीरो एफआईआर क्या सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं? ज़ीरो एफआईआर हर कोई कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धाक साक रखता है और इस वजह से जिसके साथ अपराध हुआ है वो वहां पर अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। ऐसे सारे कानून, सारे टाइमलाइंस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। ललित चौधरी जी हमारे साथ में हैं, आप भी खड़े जाइए, कानून के जानकार हैं। ललित जी, आपको लगता है कि जैसे इस बात को हुआ कि साहब बड़े शहरों की बात अलग है, लेकिन छोटे शहरों पे अगर देखा जाए तो कैसे इसको एड्रेस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली एफआईआर कराने की बात? देखिए, ये जो कानून है इसमें तकनीकी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में जो गांव वाला या ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे मोबाइल की रीच नहीं है। एक डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी मोबाइल की रीच हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब हर एक नौजवान, हर एक जो सिटीज़न है भारत का, वो जानता है, कम से कम एक नॉमिनल यूज़ ऑफ मोबाइल जानता है। जब वो मैसेज कर सकता है, वो सोशल मीडिया पे रील बना सकता है, तो वो ई मैसेज के माध्यम से एक एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो खुद में भी जागरूक है और एक बल मिलेगा उसे और एक शक्ति मिलेगी कि ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और ज़ीरो एफआईआर के माध्यम से अपनी ग्रीवेंसेज और अपने जितनी भी उसके परेशानियाँ हैं उसका निवारण करने के लिए उस माध्यम का सहायता लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। राव सर, एक सवाल आया था, वो सवाल इस बात को लिखा था कि फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करना हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में अपने आप में एक चैलेंज है। क्या हम उतने इक्विप्ड हैं आज की तारीख में, और क्या हम कर पाएंगे? ये चुनौती कैसी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इतना मैं बता दूं कि फोरेंसिक साइंस की यूज़ इस नए कानून के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऐसी एविडेंस को कोई झुठलाया नहीं सकता। ट्रायल के दौरान गवाह है वो झूठ बोल सकता है। फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक जो कानून की जो उसका रिजल्ट है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। सीसीटीवी फुटेज गलत नहीं हो सकते, या कोई और इसका एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड है, दूसरा रेप में कई एग्जामिनेशंस हैं, वो सारे के सारे वो जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होंगे वो बिल्कुल उसको लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इस काम को करने के लिए सक्षम हैं। हर पुलिस स्टेशन में कितने क्राइम होंगे, क्योंकि 7 साल से ऊपर के जितने भी क्राइम हैं उनमें फोरेंसिक टीम का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। वहाँ के एविडेंस को उठाने के लिए फोरेंसिक टीम की मदद की ज़रूरत है। ये हमें देखना होगा कि हमारी फोरेंसिक लैब्स की कितनी एक्सपेंशन करना है और कब तक करना है। जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, वरना हम इसमें लैकिंग हो जाएगा। और ये जब से लागू हो जाएगा, फुल फ्लेज लागू हो जाएगा एफएसएल का जो काम, तो मैं समझता हूं कि इसमें ट्रायल में भी जल्दी होगी, इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी होगी, ट्रायल भी इसमें जल्दी होगा और उसके बाद उसके रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। शीला जी, क्योंकि एक आर्थिक अपराध हो या फिर भगोड़े जो अपराधी हैं, इनके खिलाफ भी सख्त प्रावधान किए गए। आपको लगता है संक्षेप में किस तरीके से इस मसले को आप रखना चाहेंगे? आखिर ये जो नकेल कसी गई है, अपने आप में छोटे अपराधियों या बड़े, सब पे नकेल कसती दिखाई पड़ेगी? सर एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी है हमारा 111 बीएनएस में न्यू प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर इसमें जो सिंडिकेट गैंग है एज ए वो अपना क्राइम कर रहे हैं, दो से ज़्यादा। इसके अंदर आपका साइबर क्राइम भी आ गया, आपका किडनैपिंग भी आ गया, आपका ठीक है एक्सटॉर्शन वगैरह सब इसमें आ गए। हाई पैमाने पे जो क्राइम्स होते हैं वो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर गैंग है, इसमें सिंडिकेट गैंग है। तो इससे प्रावधान बड़े कड़े करेंगे। जो कोई किसी को अबैट कर रहा है, कोई किसी को एडवाइस भी दे रहा है इस क्राइम करने के लिए, तो प्रावधान बहुत कड़े हैं। अगर इससे में किसी की डेथ भी हो जाती है ऑर्गेनाइज क्राइम में, तो डेथ के बदले उसको डेथ दी जाएगी। और इसमें प्रोविज़न है फाइन का, फाइन भी 10 लाख है इसके अंदर। अगर सपोज़ किसी की डेथ नहीं होती है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी कम से कम 5 ईयर्स और आपकी जाएगी मे टू एक्सटेंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इसके अंदर फाइन 5 लाख रुपए है इसके अंदर। इसमें कोई किसी को हड़बड़ करता है या कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, उसके प्रावधान बड़े कड़े किए गए हैं। और एक आपका है आपका पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम 112 बीएनएस का। पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी दो से ज़्यादा मिलके लोग करते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक करना, कोई सेल करना, कोई किसी टिकट्स वगैरह का, ठीक है, लिख रहा है कि पैटी ऑफेंस। इसके अंदर प्रावधान इसमें कड़े करेंगे और ये न्यू जोड़े गए हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन पूछा था सर ने कि जो भी पुणे में जो केस हुआ था उसके लिए, तो आप ये देखिए वो केस चलाया गया था अंडर जेजे ट्रायल में, ठीक है, जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग। बीएनएस से बात होती है कि चाइल्ड के फेवर में, चाइल्ड यहाँ पे 18 ईयर बिलो है, जो आईपीसी में डेफिनेशन थी नहीं चाइल्ड की। बीएनएस में न्यू प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 3, चाइल्ड की डेफिनेशन है कि बिलो 18 ईयर चाइल्ड में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे चाइल्ड, यहाँ पे विक्टिम है, बीएनएस में विक्टिम है,
लेकिन यहाँ पे उस चाइल्ड ने क्राइम किया है, किसी का एक्सीडेंट किया है, ठीक है, तो उसमें एक्सीडेंट की पनिशमेंट कितनी दे रखी है? ओनली 2 ईयर्स। आईपीसी में 2 ईयर्स है। अगर आप जेजे एक्ट में जाएंगे तो चाइल्ड हमारा तभी एडल्ट ट्रीट किया जाएगा अगर वो हीनियस क्राइम हो। जी। तो वो हीनियस क्राइम नहीं था, उसकी पनिशमेंट देखी ठीक है, वो जाए तो 2 इंटरप्रिटेशन है कि हीनियस क्राइम पनिशमेंट 2 ईयर्स था, इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई थी जी। कि ऐसे लिख के दिखाओ। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, लास्ट पे आऊँगा। आशीष जी, पहले आपसे इस बात को कि बहुत कुछ बदला है, अब हम बहुत कुछ बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसे पोर्शे केस की बात हुई, क्या व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक हो गई है? ये अपने आप एक अंतहीन बहस है। बावजूद इसके हम जिस तरह से डिजिटलाइज की ओर गए हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करने में ऑडियो वीडियो मीडियम्स को हम सबूत की तरह मानते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे। क्या कुछ इसमें समय सीमा जैसे तय की गई है? कितना बड़ा परिवर्तन या एक टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ने को आप इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? कितने समय में हम क्या कुछ बदलते देख पाएंगे? जब भी हम टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन या जुडिशियल प्रोसेस की बात करते हैं तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये बहुत ही फिक्स टाइमलाइंस नहीं होती हैं। जुडिशियल डिस्क्रिशन इज़ ऑलवेज देयर। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जहाँ पर इन प्रोविजंस का मिसयूज क्रिमिनल्स ना करने पाएँ कि अगर 90 डेज़ में आपको चार्जशीट फाइल करनी है या 30 डेज़ 60 डेज़, और अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात कर रहे थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो फाइल नहीं होती है तो इसका बेनिफिट क्रिमिनल्स को नहीं उठाना चाहिए। तो जुडिशियल डिस्क्रिशन हमेशा होती है। और देखिए, कानूनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, समय के साथ इसमें बदलाव आते जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि आम जनता तक ये नए कानूनों में जो प्रावधान है कि जिससे उनको बेनिफिट होना है वो कैसे पहुंचाए जाएंगे। देखिए, हम सब उसी प्रोसेस का पार्ट हैं। यहाँ पर हम उसी मास ओपिनियन बिल्डिंग या कम्युनिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। मैं, आप, हम सब उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो जितना आप अपने लेवल पर भी लोगों को समझाएंगे, लॉ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि किस तरीके से चेंजेस आएंगे, तो आप सब उस पूरी प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। केवल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, हम सब के यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी है। और बाकी जैसे जैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी, आप देखेंगे आगे अगर इनमें सुधारों की ज़रूरत हुई, मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत हुई, फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत हुई, ये सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। जी, डीवी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि जो तमाम बातें यहाँ से उठी उनमें से जिनको आप एड्रेस करना चाहें। फाइनल करते हैं जी, कि जो चेक एंड बैलेंस वो पुलिस के ऊपर भी रखा गया है। जैसे सर्च और सीजर को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। पहले सर्च और सीजर में आप जो है जिन गवाहों के साथ में आपकी सर्च में कुछ नहीं पाया गया, जैसे एनडीपीएस के मुकदमे हैं और बहुत सारे मुकदमे हो सकते हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायतें होती थी। अब वो सर्च और सीजर अगर ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डिंग नहीं हुई और इस तरह की चार्जशीट सबमिट हुई तो ऐसी चार्जशीट जो है नल्टी मानी जानी चाहिए। एक बात, आपका ये जो महिलाओं से संबंधित सवाल था कि महिलाओं को क्या इसमें प्रीफरेंस मिली, ऑफ कोर्स, चूँकि जितने ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और आपका जो वीमेन है उनके लिए कैमरा प्रोसीडिंग में रखा गया। और ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है, विक्टिम सेंट्रिक, यानी इसमें जो पीड़ित है उस पर ज़्यादा ध्यान है। पहला था भारतीय दंड संहिता, अब है भारतीय न्याय संहिता। जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा, यस सर, तो उसका प्रोसीडिंग भी आगे बढ़िया फेयर ही चलेगी। तो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जी और फेयर ट्रायल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 21 में भी है। ठीक है सर, कि हम ये चीज़ है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो, तो फेयर तरीके से न्याय मिलना तय हो जाता है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीवी सिंह साहब जी आपका, आशीष जी आपका, एल राव साहब आपका, शीला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुची जी हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। ललित जी आपका शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दीजिए। बहुत अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे और निश्चित तौर से 1 जुलाई 2024 से एक नई यात्रा की शुरुआत होगी, जहाँ पे नई व्यवस्थाओं को लागू करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन एक प्रगतिशील कानून के साथ, प्रगतिशील समाज के साथ, प्रगतिशील राष्ट्र के साथ में इन व्यवहारिक समस्याओं से हम निश्चित तौर से आगे बढ़ जाएंगे, ये विश्वास हमको बनता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।